अनिल सर, ये कई सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। सरकार के लिए, सत्ताधारी दल के लिए कितना आसान है ये सारी चीजें। एक तरफ आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला गर्म हो रहा है, दूसरी तरफ सीट के बंटवारे पर जो है वो फंसी हुई दिखाई दे रही है एनडीए भी, और वो स्थिति तो महागठबंधन की भी फिलहाल है अभी। और इसके साथ अगर हम बात करें, कल जिस तरीके से तालिबान का स्वागत हुआ, तालिबान अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री का स्वागत किया गया और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं पर बैन, तो ये सारी परिस्थितियां और इधर बिहार का चुनाव, तो कि ये सारे मुद्दे जुड़ते हुए नहीं दिख रहे, कनेक्ट होते दिख रहे हैं, क्योंकि सारा मामला बिहार में इशू के तौर पर उठाया जा रहा है। अनिल सर, नहीं देखिए, वो सब सब जुड़े हुए तो हैं ही एक तरह से, लेकिन अलग अलग या सबका कंटेक्स्ट जिसको संदर्भ बोलते हैं वो अलग अलग है। देखिए, बिहार में जो तेजस्वी फाइट कर रहे हैं, वो तेजस्वी ने बहुत अच्छा काम किया कि उसको ले आए फिर से बेरोजगारी के मुद्दे पर। और पिछले बार इसका रिजल्ट भी आया था। बेरोजगारी जो बिहार में जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी और शिक्षा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसको ले आए। और हमको लग रहा है कि उसको उनकी क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि वो जो 5 लाख नौकरियों वाला मामला है, जो भी शुरुआत हुई थी बहुत लंबे समय के बाद, कॉन्ट्रैक्ट में जो संविदा जिसको कहते हैं, संविदा की नौकरी छोड़ करके सरकारी नौकरी देने का काम वो शुरू हुआ था जब दोनों का जेडीयू और जेडी गठबंधन बना। और उसमें जितना भी नौकरी दिया हो उन्होंने, लेकिन वो नौकरी वो पहला था। दूसरा ये था कि जैसे स्कूल वगैरह में भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसको खत्म करके उन लोगों को रेगुलराइज किया, और ज्यादातर स्कूल में ही, मतलब शिक्षा में ही नौकरी मिली लोगों को। तो ये इससे उनकी एक छवि जरूर बनी है, जो कि चुनाव के पहले, जो 2020 के चुनाव के पहले बनी थी, कि वो रोजगार के मामले में बेरोजगारी दूर करने वाला एक वही उनका मेन प्लैंक था। और वो इस बार क्या, इस बार एक और सावधानी वो बरत रहे हैं कि कांग्रेस ने, इसने सब ने सोशल जस्टिस पर बहुत जोर दिया। अब उसका डिमिनिशिंग रिटर्न कई बार आने लगा, क्योंकि जो दूसरे जाति, जो ऊंची जाति के लोग हैं, वोट नहीं देना चाहते, तो उसको उन्होंने बैलेंस किया। अभी वो बोल रहे हैं कि हर परिवार को देंगे। इसमें वो ये नहीं बोल रहे हैं कि अगड़े पिछड़े या रिजर्वेशन, इसको एकदम उन्होंने अलग रखा। हर परिवार, जो भी जिसके पास नौकरी नहीं है जिसके घर में, उसको एक नौकरी देंगे। ये एक गेम चेंजर हो सकता है। और उसमें जो बीजेपी जो डिवाइड करती है ऊंची जाति जिस तरह से उनके पीछे, वो वोट भी वो डिवाइड कर सकते हैं, उसमें भी इंडोर बनाया है। और जो सोशल जस्टिस के तो फोर्स से है ही वो, तो उसको अलग से एड्रेस करने की उनको जरूरत नहीं है। अब उसमें एक फैक्टर ये जो प्रशांत किशोर जो घूम रहे हैं राघोपुर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राघोपुर उनका जहाँ से जीत के आते हैं अभी तेजस्वी, और इसके लालू जीत कर आते थे, और लालू की फिर पत्नी भी जीत कर आई थी, राबड़ी देवी। और ये उनका फैमिली ये है, मतलब 2010 में वो तक उनके पास रहा, राबड़ी के पास। बाद में जेडीयू के ने उनको हरा दिया था, लेकिन फिर उसको तेजस्वी ने रिकवर कर लिया। तो ये जो है कि बीजेपी के बदले प्रशांत किशोर जा रहे हैं राघोपुर, इसका मतलब बीजेपी फाइट में नहीं है। बीजेपी का जो अपना कैंडिडेट, मतलब कोई भी कैंडिडेट दे दे, और जेडीयू का देना पड़ेगा उस सीट को, ज्यादा चांसेस है इसका। और जेडीयू को नहीं चाहती है, इसका मतलब बीजेपी जेडीयू को ये माइलेज देना नहीं चाहती है कि तेजस्वी से फाइट का। तेजस्वी हारने का कोई चांस वगैरह है नहीं, लेकिन उनसे फाइट भी एक पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल फाइट होगी, और उसका एक मीनिंग है। जो भी उनके खिलाफ लड़ेगा वो नेचुरली मीडिया में, ये में सब में अटेंशन होगा। जो भी पार्टी लड़ेगी वो हाई प्रोफाइल एक सीट है। तो प्रशांत किशोर का जाने का मैं जो मतलब निकाल रहा हूं कि प्रशांत, इसका मतलब बीजेपी ने प्रॉक्सी के रूप में, अब ये क्लियर हो गया कि वो तेजस्वी से लड़ने जा रहे हैं, लड़ने की बात कर रहे हैं या गए घूम रहे हैं, इसका मतलब क्लियर है कि बीजेपी के प्रॉक्सी है। एक तो एक बात ये सिद्ध हो जाती है। दूसरा बात है वो, मतलब उन्हीं के डमी है वो। दूसरी बात ये सिद्ध हो जाती है कि बीजेपी के पास अपना कोई स्टालवार्ट या कोई एनडीए के पास, मतलब जेडीयू को लाना नहीं चाहते, वो सीट वो खुद लड़ नहीं सकती, क्योंकि जेडीयू के उसमें फाइट करती रही है। वही ये थी सेकंड जो जिसको आया था दूसरे नंबर पे, तो वो सीट छीन नहीं सकेगी बीजेपी, उससे अपना कैंडिडेट नहीं दे सकती।
तो उनका कैंडिडेट प्रशांत किशोर है। और प्रशांत मतलब वो बीजेपी, वो जो है जेडीयू और तेजस्वी दोनों से फाइट करेंगे प्रशांत किशोर। ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल चूक जो है, या जिसको कहते हैं कि मजबूरी है बीजेपी की, कि अपने स्टैंड एलोन जो है खड़ी नहीं हो सकती। यहीं पर इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बीजेपी एक लूजिंग ट्रैक पे है बिहार में, और उसको बहुत खराब स्थिति में है। ये प्रशांत किशोर का राघोपुर की सीट पर कोशिश करना, ये इसका इंडिकेशन है। अब आते हैं जो महागठबंधन की सीटों के बारे में। महागठबंधन में ये प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि अभी वो जो खबर आई कि 50 सीट्स दे रहे हैं, उसमें 60 वो मांग रही है कांग्रेस। अब ये सब जो लोग मीडिया वगैरह वाला की उनकी स्ट्राइक रेट उनका क्या था, तो सीटें हार गई, ये सब में कोई दम नहीं है। इसीलिए कि सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट सीपीआईएमएल का था, और सीपीआईएमएल को क्या वो 12 से 50 कर देंगे? नहीं करेंगे, 24 कर देंगे। वो ज्यादा सीटें मांग रहे हैं तो 2 महीने देंगे। जबकि सीपीआईएमएल कोई भी कैंडिडेट देगी तो सीपीआईएमएल या सीपीएम वगैरह जो है, उनका अपना नियम है कि उनके जो डिस्ट्रिक्ट कमिटी है वो रिकमेंड करती है कि यहाँ पर इतने लोग, मतलब उनको उतना नंबर में अगर उनका पार्टी वर्कर्स नहीं है तो एक मिनिमम नंबर, तो वो सीट में चुनाव लड़ने के लिए जाती ही नहीं है, और उसके लिए वो मानेंगे ही नहीं। मतलब वो अगर कोई रिकमेंड भी कर देगा डिस्ट्रिक्ट कमिटी तो उसको रिजेक्ट कर देगी स्टेट कमिटी। तो वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है। वो जो सीट पर दावा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी उस सीट पर ताकत है, और ये इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए आरजेडी को। आरजेडी चाह रही है कि मैक्सिमम सीट 130 से 40 तक, 140 तक वो खुद लड़े। ये उससे उसको मुक्त होना होगा। और जो नई स्थिति है राहुल गांधी कांग्रेस की जो बनी है बिहार में, उसको भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और बाकी लोग तो तैयार हैं इसके डोमिनेंस को मानने के लिए, लेकिन आरजेडी में ये प्रॉब्लम है। लालू जी ने बहुत गलती की लोकसभा में, वो भी लोगों ने देख लिया है, तो इसीलिए उन पर सब कुछ छोड़ नहीं सकते। एक और शख्स है वीआईपी पार्टी वाला, वो भी थोड़ा प्रॉब्लम में होगा, क्योंकि वो भी, उनकी भी सीट है, वो एक भी सीट है नहीं उनके पास, लेकिन वो मांगेंगे। और निश्चित तौर पर जो पॉपुलेशन है निषाद का, लोगों का, वो बड़ी संख्या में है, तो वो बार्गेन करेंगे। तो ये कठिनाई है। एनडीए में तो सीट का बंटवारा कुछ, आप उसके बारे में चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं है। वो 15 सीट दे देंगे हमको, और अपना 5 कैंडिडेट दे देंगे। सीट आपको दे दिया, आपको कहा कि राम प्रकाश जी आपको 15 सीट दिया, और सीट के साथ साथ कैंडिडेट भी हम ही दे देंगे, आप पैसा भी हम ही देंगे, आपको खाली चुनाव लड़ना है अपने सिंबल्स पे। तो वो उतना वो ये जो फार्मूला है, ये महाराष्ट्र में वो लगा चुकी है। इसीलिए एनडीए में अगर कोई समझ रहा है कि कोई प्रॉब्लम आने वाला है, मैं नहीं समझता। वो सब जो है, सब मतलब कि जिसको कहते हैं कि नमस्कार पार्टी है, जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे ये मान लिया उसने, चिराग ने तो साफ साफ बोल दिया था कि हम हनुमान है। ये लोग हनुमान नहीं कहेंगे, लेकिन ये लोग भी इसी तरह के जामवंत टाइप के हैं। ये लोग भी जो होगा वो मान लेंगे उसको, इसीलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब है तालिबान वाला, वो बहुत मेजर इशू है। देखिए क्या गलती की ये जो है, क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, और बहुत ब्लंडर कर रही है लगातार डिप्लोमेसी में। उसको ये मैसेज नहीं देना चाहिए कि तालिबान के सामने झुक गई हो ये मिनिस्ट्री। ये जो हमारा ये है, क्या कहते हैं, मोदी सरकार ने ये जो दिखाया, मैं इसके मतलब जो स्ट्रेटेजिकली उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट काम किया कि तालिबान को एक्सेप्ट कर लिया, उनकी उपस्थिति को, उसको आप रोक नहीं सकते। आप आइडियोलॉजिकली, वो आप में आप ताकत नहीं है, आइडियोलॉजिकल ताकत नहीं है। आप अपने यहाँ मुसलमान को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ऊपर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, आप उनको जेल में जाने, लव जिहाद फल्ला ये सब कर रहते हैं। तो आप ऐसी स्थिति में सब कंटिनेंट में जो है, उपमहाद्वीप में आपकी ऐसी कोई मोरल नैतिक साख नहीं है। घुसपैठिया बोलते हैं बांग्लादेश चाहने वाले को। तो आपके पास कोई मोरल कंटेंट नहीं है जिसके आधार पर आप कह सकें कि नहीं, आप जो है तालिबान के साथ हम नहीं रहेंगे। इसके लिए जो मोरल गट्स चाहिए था वो था नहीं।
अब है क्या कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान इंडिया के साथ रहे, क्योंकि पाकिस्तान से जब चल रहा है तो प्रैक्टिकल जो नीड्स है डिप्लोमेसी की, ये यही है कि हम अफगानिस्तान हमारे पक्ष में रहे। अफगानिस्तान की जनता तो भारत के साथ है ही पहले से, तो तालिबान में वहां आ गई है तो आपको एक्सेप्ट करना होगा, ये एक रियलिटी है। लेकिन इसके साथ जो है इसने गलती क्या की कि ये जो औरतों को, औरत पत्रकार, महिला पत्रकारों को से हट को बाहर कर दिया, ये इससे जो भी माइलेज था वो उसको कम हो गया, क्योंकि इससे लगा कि भारत सरकार उनके सामने झुक रही है, तालिबान इनके इशारे पर नहीं, ये तालिबान के इशारे पर काम कर रहे हैं। आइडियोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आरएसएस भी यही चाहता है। तालिबान मतलब थोड़ा बहुत का फर्क है, वो नारी शक्ति के करके वो नारी को घर में बंद करना चाहते हैं, और वो जो है उनको शरिया और ये इसके आधार पर बंद करना चाहते हैं। तो वो दोनों में ज्यादा का फर्क नहीं है। लेकिन ये जो है ये एक इंडिया जैसे कंट्री को एक बहुत बड़ा मोरल डिफीट कहिए कि तालिबान के सामने इससे जो फायदे उठा रहे थे डिप्लोमेसी के लिए, वो फायदे बहुत कम हो जाएंगे। दुनिया में इसका मैसेज गया कि तालिबान के आगे भारत सरकार झुक गई।